यूरोप में ऐसे कई गैंग सक्रिय हैं जो आईआरजीसी के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं गैंग्स के जरिए ईरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं उन गैंग्स के बारे में कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से ये गैंग्स जो है आगे काम करेंगे और यूरोप में बड़ी टेंशन इसके जरिए बन सकती है। ये प्रॉक्सी वॉर भी हो सकता है। और फॉक्सट्रॉट गैंग जिसके बारे में बात की जा रही है, इस गैंग का सरगना है रावा माजिद उर्फ कुर्दिश फॉक्स और ईरानी कुर्द मूल का है रावा माजिद। स्वीडन से ऑपरेट करता है गैंग, बेल्जियम फिनलैंड तक नेटवर्क रन करता है। ड्रग्स तस्करी हो या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हो, इन तमाम चीजों को यहां पर अमल में लाया जाता है। खबरों के मुताबिक यूरोप में यहूदी ठिकानों पर ईरान इस गैंग का इस्तेमाल करता रहा। 2024 में स्टॉकहोम में इजरायली दूतावास पर हमले में भी इसी गैंग का नाम सामने आया था। अब बात करते हैं हेल्स एंजल्स गैंग को लेकर। जर्मनी से ऑपरेट करता है ये गैंग। यूरोप के 25% से ज्यादा देशों में नेटवर्क है। मोटरबाइक गैंग के नाम से कुख्यात है और इस गैंग का नाम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में सबसे अव्वल नंबर पर आता है। 2021 में और 22 में इजरायली धार्मिक स्थलों पर हमले में इसका नाम सामने आया था। और साथ ही अब आपको बताते हैं अबाउट शेकर गैंग के बारे में, जहां इस गैंग को अरब मूल का क्रिमिनल गिरोह चलाता है। माना जाता है कि ये गैंग हिजबुल्लाह और आईआरजीसी के संपर्क में है। ये तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल रहता है। अब बात करते हैं मोखरो माफिया गैंग के बारे में। नीदरलैंड्स और बेल्जियम में एक्टिव है। मोरक्को मूल के अपराधी चलाते हैं गैंग और इस गैंग के लोगों की बंदरगाहों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। साथ ही इन बंदरगाहों के रास्ते तस्करी करके हथियार गैंग्स को पहुंचाए जा सकते हैं। साथ ही इसके अलावा जासूसी को भी यूरोप में पहुंचाने का ये गैंग जरिया हो सकता है। यानी कि इन गैंग्स के जरिए अभी दमखम और ये दावा और भी ज्यादा बुलंद किया जाता है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आई। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा अटैक। सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना का हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक का दावा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा अटैक। इस सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक का बड़ा दावा किया जा रहा है, यानी कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाने पर लिया गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। जल्दी से अब आपको तस्वीर दिखाते, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। अब ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर जो सामने आ रही है, दक्षिणी लेबनान का ये हिस्सा, ये इलाका जहां किस तरीके से इस वक्त आपको सिर्फ बारूद की जो दंश है वो देखने को मिल रहा होगा। ये इलाका पूरी तरीके से बारूद की ढेर पर इस वक्त नजर आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ मलबा। और इस इलाके में किस तरीके का विध्वंस लाया गया, ये देखिए सुलगती आग का ये तस्वीर और साथ ही साथ ऊपर धुआं उठ रहा है। ये पूरी की पूरी इमारत किस तरीके से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। धुआं दूर तलक देखा गया और इस वक्त ये विध्वंस की जो तस्वीर है लेबनान से सामने आई। दक्षिणी लेबनान में ये हश्र किया गया है हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट पर लाने के लिए। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पुख्ता करने का प्रयास किया जा रहा है और जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम की शिफ्टिंग जारी है। साथ ही आपको बता दें जगह यहाँ पर दूसरी जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। थर्ड और पेट्रियट सिस्टम को दूसरी जगह पहुंचा रहा है यूएस। सैटेलाइट तस्वीरों में डिफेंस सिस्टम की शिफ्टिंग का जो नजरिया है वो देखा गया है। और साथ ही आपको बता दें इस प्रयास के जरिए मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पुख्ता करने का प्रयास अमेरिका कर रहा है। अब ये दो बड़ी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं, दो बड़ी ब्रेकिंग्स और इनके जरिए संदेश साफ कि दोनों ही तरफ से अभी कहीं से भी नरमी नहीं बरती जा रही है। एक तरफ दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का बड़ा अटैक, दूसरी तरफ अमेरिका इस ओर अग्रसर है कि वो तमाम ठिकाने, वो तमाम प्रॉपर्टीज, वो संपत्तियां कैसे महफूज की जाएं। और मिडिल ईस्ट में सुरक्षा पुख्ता करने का प्रयास यहाँ पर इस कदर कि जॉर्डन में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी शिफ्टिंग की जा रही है। थर्ड और पेट्रियट सिस्टम को दूसरी जगह पहुंचाने का, दूसरी जगह डिप्लॉय करने का प्रयास किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर बाकायदे इस शिफ्टिंग को दिखा रहा है। अब इन तस्वीरों के अलावा अमेरिका और ईरान के बीच यूरेनियम एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है
जबकि ईरान का तर्क है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है। और इस बीच न्यूक्लियर डस्ट चर्चा में है। ये क्या होता है और क्या असर डालता है, बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु प्रोग्राम एक बड़ा विवादित विषय है। अमेरिका और इजरायल हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हैं। पिछले साल भी दोनों देशों ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किए और इस बार फिर हमलों का मुख्य मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना था। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को तैयार हो गया है। हालांकि वास्तविकता ये है कि अब भी समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा न्यूक्लियर डस्ट बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप जोर दे रहे हैं ईरान न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को तैयार है। माना जा रहा है कि उनका ये शब्द ईरान के संवर्धित यूरेनियम के लिए इस्तेमाल किया गया, खासकर एनरिच्ड यूरेनियम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता की मुख्य वजह है। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर डस्ट कोई तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि ईरान के यूरेनियम भंडार को दिखाने के लिए ट्रंप का अपना तरीका है। इसमें वो सामग्री भी शामिल है जो अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान नष्ट हुई साइट्स के मलबे में दबी हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि यूरेनियम को संवर्धित नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वो ईरान के साथ मिलकर गहराई में दबी हुई उस न्यूक्लियर डस्ट को खोदकर बाहर निकालने, हटाने के लिए काम करेंगे। वॉशिंगटन के लिए ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका का ऐसा मानना है कि भले ईरान के पास अभी परमाणु हथियार ना हो, लेकिन उसके पास मौजूद भंडार उसे कम समय में ही हथियार विकसित कर लेने की क्षमता जरूर देता है। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि वो ईरान को कभी भी परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। उधर तेहरान का तर्क है कि उसका परमाणु कार्यक्रम एनर्जी प्रोडक्शन जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। साथ ही ईरान ने परमाणु हथियार बनाने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी के मुताबिक ईरान की परमाणु सामग्री मुख्य रूप से इस्फहान परमाणु परिसर की अंडरग्राउंड सुरंग और नतांज के भंडार में मौजूद है। माना जा रहा है कि इस भंडार का एक हिस्सा उस पहाड़ी ठिकाने के मलबे के नीचे दबा है, जिसे हवाई हमलों के दौरान निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यूरेनियम संवर्धन होता क्या है और इसी को लेकर के अमेरिका का जो ये प्रयास है, जिसमें कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर डस्ट ईरान सौंप दे। अगर वो नहीं होता है तो कैसे विश्व युद्ध का ये जो खतरा बढ़ रहा है। क्या होता है यूरेनियम संवर्धन, जल्दी से जानिए। प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना और प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के दो आइसोटोप मिलते हैं। पहला होता है आइसोटोप U-238 जो कि एनवायरमेंटल होता है, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला होता है और इजीली मिल सकता है। यूरेनियम में 99.30% U-238 होता है, इससे बम नहीं बनाया जा सकता। दूसरा होता है आइसोटोप U-235, ये प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम 0.7% U-235 का होता है, इसमें बम बनाया जा सकता है। गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम संवर्धन होता है, एनरिचमेंट होता है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है। उस तीव्र गति से घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर रहता है। U-235 का संवर्धन भी U-238 पर निर्भर करता है और अगर U-235 का संवर्धन सर लिमिटेशन 90% से ज्यादा होने पर बनता है वेपन ग्रेड यूरेनियम। एक परमाणु बम के लिए चाहिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम। ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। अब समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो संदेश दिया जा रहा है, अमेरिका क्यों इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार बवाल कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उस न्यूक्स को लेकर के इस वक्त ईरान पर लगातार चाबुक कसने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे ईरान और न्यूक्लियर डस्ट भी सौंप दे। लेकिन क्या ये होने वाला है और ये कितना अहम हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? ईरान के पास तकरीबन 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है। अब ये यूरेनियम संवर्धन रुकता है, ईरान इससे क्या बैकड्रॉप में आएगा? और ये पक्ष हर दफा ईरान ने रखा है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकता है तो बड़ा खतरा ईरान के लिए होगा। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलो यूरेनियम है।
हालांकि ईरान दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है, नागरिक हित में है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने थे तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की जरूरत क्या थी, क्या आवश्यकता थी? आइए आपको बताते हैं कि नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर कितना रखना जरूरी होता है। बिजली उत्पादन के लिए ज्यादातर रिएक्टर्स में 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। कुछ उन्नत रिएक्टर्स के लिए 5 से 20% तक संवर्धन स्तर जरूरी होता है। दूसरी बात करते हैं रिसर्च और चिकित्सा के लिए, हेल्थ कंसर्न्स के लिए, हेल्थ केयर मेडिकल के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होता है। रिसर्च के लिए 12 से 19.75% तक एनरिच्ड यूरेनियम का गेम होता है, ये प्रयोग में लाया जाता है। कैंसर के इलाज, मेडिकल इमेजिंग के लिए, रेडियो एक्टिव्स के लिए मटेरियल जरूरी होता है। चिकित्सा के लिए 20% से कम संवर्धित यूरेनियम पर्याप्त होता है, यानी इसका इस्तेमाल अगर आप देखें तो 60% तक एनरिच करना किस कीमत पर आगे बढ़ेगा और ईरान क्या ये सच में नागरिक हितों के लिए कर रहा है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।